नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना सकता है। आप अपने समय का और शिक्षा का सही उपयोग कीजिए। समय को अपने टाइम टेबल बना लीजिए और क्या पढ़ना है, क्या शिक्षा ग्रहण करनी है, वो आपको पढ़ना है। कैसे क्या करना है, ये आपका टाइम टेबल के हिसाब से ही आप सफल बन जाओगे। तो समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना सकता है दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप बिल्कुल टाइम टेबल के हिसाब से अपनी स्टडी कीजिए। और शिक्षा का उपयोग, आपको क्या मटेरियल पढ़ना है जो एग्जाम की दृष्टि से हर हर टॉपिक को क्लियर करना है, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक पॉइंट को, तब जाके आप सफल होंगे। तो दोस्तों, आज हम करेंगे साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन आपके सामने है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, निकोटीन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या मेलाथिन होते हैं। बताइए, राइट आंसर दीजिए। इसका क्या आएगा राइट आंसर? देखिए, तंबाकू की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं, टीएमवी सबसे पहला खोजा गया वायरस कौन सा था? तंबाकू मोजाइक वायरस। समझ गए? तो सबसे पहले खोजा गया वायरस का क्या नाम था? तंबाकू मोजाइक वायरस। ठीक है, इसकी खोज की थी इवान वोस्की साहब ने। ये भी क्वेश्चन आता है। और टीएमवी रोग एक भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, टीएमवी रोग किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है, तंबाकू में। हो गया, ये तो इतना क्लियर हो गया। तो तंबाकू का दवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? ए आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसे दम गोटू गैस कहते हैं। सिगरेट के धुएं में कई बार पूछ लेता है, सिगरेट के धुएं से कौन सी गैस निकलती है? वाहनों के धुएं से भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये हो गया क्लियर। तो तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक क्यों है बच्चों? क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। अगर कोई आपसे पूछे सिगरेट के लाइटर में पूछ लिया, फिर सिगरेट का लाइटर ही देता है वैसे तो, कि सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस होती है? तो सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन गैस होती है। नेक्स्ट में चलते हैं, इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए आएगा। क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, ये देखिए, कंठमाला एवं विषाणु जनित रोग है जो किसकी सूजन के कारण होता है? मम्पस इज ए वायरस डिजीज। बताइए, दैट्स जो होता नहीं है, इसके बारे में मतलब किसके कारण? पैरोटिड ग्लैंड्स यानी कि उपकरण ग्रंथि, सब लिंगुअल ग्लैंड्स, अधोजीवा ग्रंथि, सब जो मैक्सिलरी ग्लैंड्स, अधोजंग ग्रंथि, या इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड्स। आप राइट आंसर दीजिए। कंठमाला एवं विषाणु जनित रोग है, इसमें किसमें सूजन आ जाती है? बच्चों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आंसर दीजिए। देखिए, कोई पूछे ना, मैं आपसे बता दूं, जो लार ग्रंथि होती है ना बच्चों, कितनी जोड़ी होती हैं? 3 जोड़ी होती है। लार ग्रंथि कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी होती है। नंबर 1 पैरोटिड, ठीक है, सबलिंगुअल, और जो सब मैक्सिलरी, ठीक है, लार ग्रंथि होती है। ठीक है, तो लार ग्रंथि 3 प्रकार की हो गई, उपकरण हो गई, अधोजीवा, अधोजब हो गई। तो इसने पूछ रखा है कि मैं आपको बता दूं कि कोई पूछे ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि, शाबाश, कमेंट में बताइए, आंसर दीजिए। क्या आएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि? वेरी गुड। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड। सबसे छोटी लार ग्रंथि, कमेंट, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। मानव शरीर की सबसे छोटी लार ग्रंथि, आंसर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से हर एग्जाम में आता है बच्चों।
कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में बहुत बार पूछ लेता है, लेकिन आज मैं छोटी के बारे में पूछ रहा हूं। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है सबलिंगुअल। ठीक है, तो देखना अब ये इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि कंठमाला एवं विषाणु जनित रोग है जो किसमें सूजन के कारण होता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है लार ग्रंथि कितनी, तो ये तो आ गया होगा समझ में। तो कोई पूछा ना आपसे सबसे बड़ी सबसे छोटी लार ग्रंथि, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल इजी, नए के बराबर है। आप देखना इधर, अब क्या है कि किस ग्रंथि में सूजन आती है, पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिसको हम देखना कौन सी ग्रंथि में सूजन आ जाती है इस रोग का। इसका राइट आंसर ए आएगा। ठीक है, तो इसका ए आएगा। देखना कंठमाला टोंसिल मम्पस बोल देते हैं, ये एक वायरस के कारण बीमारी होती है, दे रखा है इसमें, और वायरस का नाम है मम्पस वायरस। मम्पस वायरस, ये भी क्वेश्चन आया था। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। सबसे छोटी टोटल लार ग्रंथि कितनी होती है, 3 होती है। सबसे बड़ी कौन सी होती है, पैरोटिड होती है, और सबसे छोटी सबलिंगुअल। ठीक है, किस ग्रंथि में सूजन आती है कि मम्पस वायरस रोग हो जाता है, पैरोटिड ग्रंथि में। नेक्स्ट चलें, है ना इजी। और अब देखना, और देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन आ गया कि जो जीभ है, जीभ में जस्ते की कमी हो जाती है। ठीक है, जीभ में किसकी कमी हो गई, जीभ में जस्ते की कमी होगी। ठीक है, अब जीभ में जस्ते की कमी मतलब जस्ता होता है जिंक, जिंक की कमी से डाइजेशिया नामक बीमारी हो जाती है, जिससे स्वाद की पहचान का पता नहीं लगता, भाई स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। तो जिंक, जीभ में किसकी कमी होने पर स्वाद की पहचान नहीं होती, उस बीमारी का भी नाम बताइए। तो जीभ में जिंक या जस्ते की कमी होने पर स्वाद की पहचान नहीं होती, उस बीमारी का नाम है डाइजेशिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश की किरण देने वाले किसी भी चीज को क्या कहा जाता है, बताइए। रियल इमेज कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं यानी कि आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, इमेज कहते हैं, बताइए। शाबाश, बहुत इजी है। प्रकाश किरण देने वाली किसी चीज को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर सी आएगा, वस्तु कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट ये देखिए, धूम्रपान, द स्मोक इज एक्सप्लेन ऑफ, धूम्रपान किसका वो है भाई, एक उदाहरण है ठोस से, बताइए। द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन द लिक्विड, यानी तरल से ठोस का, तरल से तरल का, गैस से ठोस का, और गैस से लिक्विड का। राइट आंसर दे दी, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या आएगा इसका, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर सी आएगा। इसका राइट आंसर आएगा सी, यानी कि किसका मिश्रण है, यह है गैस से ठोस का मिश्रण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है बच्चों। बताइए, निम्नलिखित में से लोहा किससे निकाला जाता है, चूना पत्थर से, पिंच ब्लेंड से, मोनोजाइट से, और या हेमेटाइट से। यहां पिंच ब्लेंड आया, इसके बारे में बताओगे कोई, पिंच ब्लेंड के बारे में बताइए आप लोग, क्या होता है पिंच ब्लेंड। निम्नलिखित में से किस एक से लोहा निकाला जाता है, चूना पत्थर, पिंच ब्लेंड, मोनोजाइट, हेमेटाइट। तो देखो इसका राइट आंसर तो क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा मोनोजाइट। पिंच ब्लेंड क्या होता है, यूरेनियम का अयस्क होता है ये। मैडम क्यूरी और उनके पति पीरे क्यूरी ने यूरेनियम के अयस्क पिंच ब्लेंड से रेडियम की खोज करी थी, याद है, करो याद कुछ, है ना इजी। सारे क्वेश्चन इजी हैं, आप बस पढ़ते चलो। ये एग्जाम लैंग्वेज है बच्चों। वाहनों के धुएं से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है, मार्स है या नाइट्रोजन ऑक्साइड है।
बताइए वाहनों के धुएं से कौन सी गैस निकलती है? तो वाहनों के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर बी आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो ये बता दो, ये तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा जो इनर्ट गैस होती है उनकी खोज किसने की? वेरी गुड, शाबाश। बताइए बच्चों, इनर्ट गैस की खोज किसने की? शाबाश, राइट आंसर दीजिए। प्रिस्टले ने, रामसे ने, सेली ने या कैवेंडिश ने? सोच समझ के आंसर देना। किसने की? अकेरिय गैसों की खोज, अकेरिय गैसें किस में होती हैं? तो इसका राइट आंसर दीजिए। अकेरिय गैसें किस शून्य ग्रुप में आती है? 18वीं ग्रुप में आती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर बच्चों बी आएगा, रामसे ने इसकी खोज करी थी अकेरिय गैसों की। तो अब मैं आपको बता दूं कि जिनोन, नियोन, क्रिप्टॉन, ये सारी लगभग ये इनर्ट गैसें होती हैं। अब पहले सुनना, जो रेडोन होती है, रेडोन इसमें नहीं पाई जाती। किसमें? वायुमंडल में नहीं पाई जाती। भूकंप के दौरान रेडोन गैस निकलती है। और मैं आपको बता दूं, जो रेडोन गैस, कैंसर के इलाज में किस गैस का प्रयोग किया जाता है बच्चों? रेडोन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इन गैसों की खोज किसने की थी? अकेरिय गैसों की रामसे ने की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आपके सामने है, बी आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये तो और शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल तो क्या रहा है, किस उपकरण के द्वारा विसर्जित तरल के मिश्रणों को अलग किया जाता है? बताओ, ऐसा कौन सा उपकरण है के द्वारा विसर्जित तरल के मिश्रणों को अलग किया जाता है? बताओ, बर्नर है, बिकर है, डिस्टिलेशन फ्लैक्स है, या स्प्रेटिंग फ्यूनल है? बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा डी आएगा। हाँ भाई, एक होता है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, परभाजी आसवन, सुना है? तो उस पेट्रोलियम किस विधि के द्वारा निकलता है? पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, सीएनजी हो गई, आपकी जो गैस वगैरह हो गई, ठीक है, ग्रीस हो गई, पेट्रोलियम जेली बोल देते ना, वोसलिन हो गई, ये सब किस विधि के द्वारा निकलते हैं बच्चों? ये सभी के सभी परभाजी आसवन की विधि के द्वारा निकलते हैं। समझ में आया? तो ऐसी कौन सी विधि के द्वारा निकलते हैं? तो ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन यानी कि परभाजी आसवन विधि के द्वारा ये सारे निकलते हैं। हो गया क्लियर? और अल्कोहल को दूर करने की विधि, पानी से अल्कोहल को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? शाबाश, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पानी से अल्कोहल दूर करने की विधि क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं आसवन विधि, डिस्टिलेशन। है ना जबरदस्त? तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग जितने ही शेयर करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो इसको लाइक कीजिए। क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन लैंग्वेज देखो आप, और हम एक क्वेश्चन पे बहुत सी बातें बता रहे हैं, बहुत से पॉइंट आपको बता रहे हैं। ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हो गया क्लियर? नेक्स्ट देखिए, वे उत्तक जो लगभग सभी हड्डियों के विकास में मदद करते हैं, ऐसे कौन से उत्तक हैं? यानी कि उत्तक बोले तो टिश्यू, ऐसी कौन सी टिश्यू हैं जो हड्डियों के विकास में मदद करते हैं? द टिश्यू विच हेल्प in the growth of almost all bones। हाँ, all bones है। बताइए, संयोजी उत्तक, उपोस्थि, बताइए, तंतु में उत्तक,
या स्पंजी हड्डियां? राइट आंसर दीजिए, शाबाश। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा कार्टिलेज। कार्टिलेज उपास्थि, ठीक है। कार्टिलेज क्या होती है? उपास्थि होती है बच्चों, दो हड्डियों के बीच में पाई जाती हैं। कोई पूछा ना उपास्थि कहाँ होती है, ये दो हड्डियों के बीच में पाई जाती हैं। ये एज ए लुब्रिकेंट, ये घर्षण, इनके एक सुनना भी पूरी डिटेल बताता हूँ। ये हड्डियों को शोक, मतलब जो हड्डियों को शोक से बचाती है, यानी कि चोट से बचा देती हैं। ये मुलायम होती हैं, कार्टिलेज मुलायम होते हैं। इनमें जो कोशिका होती है वो कॉन्ड्रोसाइडम होती है। मैं आपको बता दूं, इनमें जो सेल होती है वो कॉन्ड्रोसाइडम होती है। ये लचीले मुलायम होते हैं। ये इलास्टिन व कोलेजन के बने होते हैं। मैं आपको इसकी बात उपास्थि के बारे में बताऊं, ये इलास्टिन और कोलेजन के बने होते हैं। पता लग गया कार्टिलेज के बारे में, है ना। तो और बता रहा हूँ कार्टिलेज के बारे में। ये कहाँ होता है पहले ये सुन लो। ये नाक में, ये कान वाला ये हिस्सा नहीं वाला, है ना, एडियो में, घुटने पे, ये सब यहाँ पर कार्टिलेज होते हैं बच्चों, है ना। तो इसका तो राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी आएगा। किसका बना होता है कार्टिलेज? इलास्टिन और कोलेजन का, ठीक है। इनके बारे में भी पढ़ाएंगे। बिल्कुल अच्छा ज़बरदस्त क्लास आज, आप देखते रहिए। वे उत्तक जो सभी हड्डियों को विकास के लिए मदद करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कार्टिलेज कहते हैं बच्चों। ये मुलायम होते हैं, ठीक है, लचीले होते हैं। अब देखिए, ये हड्डियों को टूटने से बचाते हैं। ये हड्डियों के जोड़ों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलें। ज़बरदस्त क्वेश्चन था। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल को। सही मिलान करना है। ये देखो, मत्स्य पालन क्या आएगा? मत्स्य उद्योग। कृषि पालन, पुष्प कृषि, पुष्प उद्योग। रेशम क्या आएगा? देखो इजी है ना, रेशम। अंगूर उत्पादन क्या आएगा? वैसे भी अंगूरों का अध्ययन विटिकल्चर कहलाता है बच्चों। कई बार क्वेश्चन आता है स्टडी ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूरों का अध्ययन क्या कहलाएगा? अंगूरों का अध्ययन क्या कहलाएगा बच्चों? विटिकल्चर कहलाता है, ठीक है। तो अब इसका मिलान किया हमने, तो मत्स्य का क्या आएगा? मत्स्य उद्योग। देखो इजी है, ये घना इजी है, ये तो हो गया क्लियर। अब देखिए इसके बारे में, तो देखो पहले का 4 है, ठीक है, और चौथे का पहला है, बीच का और कर लो, तीसरे का दूसरा, देखो और भी ऑप्शन है, देख लो। तो ये कर लीजिए मैच, ये तो हो गया क्लियर ही होगा। ये तो पहले का चौथा है, ठीक है। पुष्प का आएगा कौन सा? तीसरा। दूसरे का कौन सा है? ये तीसरा है। तीसरे का दूसरा है, तो इसका ये राइट आंसर है। ये देखिए, मनुष्य के दांत कितनी बार जीवन चक्कर में, कितनी मनुष्य के दांत कौन से दांत मनुष्य के जीवन चक्कर में 2 बार विकसित होते हैं? कौन से दांत? 20 दांत। कितने दांत पूछा है? 12 दांत, 15 दांत, 4 दांत। बताओ कितनी बार दांत विकसित होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका 20 आएगा। ये दूध के दांत होते हैं, तो ये विकसित होते हैं। इजी क्वेश्चन है, इजी पे क्यों वैसे। फाइबर आहार में क्या शामिल है? ग्लाइकोज है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है या वसा है? बताओ, कितने फाइबर से भरपूर है? तो फाइबर से भरपूर है, तो आप बताओ क्या क्या भरपूर है इसमें? ग्लाइकोजन से क्वेश्चन याद आया, बताइए ग्लाइकोजन कौन किसको क्या बदलता है? जैसे इंसुलिन किसको किस में बदलता है? बताओ, ये भी क्वेश्चन आता है बहुत बार। इंसुलिन किस में बदलता है?
तो इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। आता है ना क्वेश्चन, आता है बच्चों। इंसुलिन किन कोशिकाओं से निकलता है? इंसुलिन बीटा कोशिकाओं से निकलता है। प्रोटीन या फिर सेलुलोज या फाइबर प्रोटीन, इसका राइट आंसर दीजिए। फाइबर आहार में क्या पाया जाता है बच्चों? तो इसका राइट आंसर सेलुलोज। ठीक है। जो प्लांट रेशे होते हैं, पादप रेशे बोलते हैं ना उनको, पादप रेशे किसके बने होते हैं? मैं आपको अभी बताता हूँ, सुनना मेरी बात पूरी डिटेल से सुनना। फाइबर दो प्रकार के होते हैं, रेशे दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है कृत्रिम रेशा यानी कि नेचुरल, आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल। जो नेचुरल रेशा होता है ना, यानी कि जो कृत्रिम रेशा होता है ना बच्चों, कृत्रिम रेशा जैसे कृत्रिम रेशे दो प्रकार के बने होते हैं। जो प्राकृतिक रेशे दो प्रकार के होते हैं, रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक को नेचुरल बोलते हैं, कृत्रिम को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है उसमें प्लांट फाइबर यानी कि पादप रेशा, दूसरा होता है एनिमल फाइबर, जंतु रेशा। प्राकृतिक रेशे दो प्रकार के होते हैं, पादप रेशा और जंतु रेशा। जो पादप रेशा होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना, उससे सेलुलोज से मिलकर बना होता है, और जंतु रेशा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यही क्वेश्चन बहुत बार आया था। ठीक है। पादप रेशा जैसे पेड़ पौधों से प्राप्त हो, जैसे नारियल रेशा ही है, जूट ये भी रेशा है, ये सब पेड़ पौधों से तो प्राप्त होते हैं, ये तो पादप रेशे हो गए। एक होते हैं जंतु रेशे जो प्रोटीन से निर्मित रहते हैं, जैसे मकड़ी का जाल, रेशम का कीट, ये कौन से रेशे हैं? भेड़, ऊन भेड़ से प्राप्त होते हैं ना। भेड़ क्या? भेड़ जंतु है, एनिमल है, तो ये जंतु रेशा हो गया। आया कुछ समझ में? तो अब फाइबर सेलुलोज का बारे में पता लग गया। तो जो प्लांट रेशा होता है वो किससे बना होता है? सेलुलोज से। तो फाइबर आहार में क्या शामिल होते हैं? सेलुलोज शामिल होते हैं। मेरे हिसाब से तो अच्छे से क्लियर हो गया। अधिक शराब का सेवन करने से आमतौर पर लोग किस बीमारी से मर जाते हैं? सोच समझ के आंसर देना बच्चों इसका। जो ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, जो ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं वो आमतौर पर किस बीमारी से मर जाते हैं? तो ऑप्शन में है ब्लड कैंसर, यानी कि उनको ब्लड कैंसर हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 है अधितंतुरुजा, ठीक है। तीसरा है यकृत या पेट का कैंसर। चौथा है मांसपेशियों के कमजोर होने का कैंसर। अब मेरी सुनना बच्चों, कई तो कंफ्यूज होएगा, सर कैसे क्या, थोड़ा सा इसने घुमा के दे दिया। मुझे पता है आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो और आएगा क्या, बोलोगे क्या, आएगा क्या? तो देखिए, अधिक शराब का सेवन करने से लीवर ठप हो जाता है, यानी कि जो ज़्यादा दारू पिएगा उसका अल्कोहल, उसका लीवर काम करना बंद कर देता है, यानी कि लीवर में दिक्कत हो जाती है। पर लेकिन अब अगर हम उसका टाइम पे इलाज करा लें तो लीवर की जो रीजनरेशन पावर होती है ना, पुनर्योजन क्षमता, वो सबसे ज़्यादा होती है। देखो ब्रेन में अगर नर्व वो हो गई ना, दिक्कत कर गई, जो नर्व सेल होते हैं यानी कि जो नसें वगैरह होती हैं, तो वो तो बहुत धीरे धीरे आएंगी। तो ब्रेन की रीजनरेशन, पुनर्योजन क्षमता सबसे कम होती है और लीवर की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। अब देखना लीवर, तो जिसके पीलिया हो जाता है लीवर, हेपेटाइटिस हो जाता है लीवर, तो इसमें कौन सी होता है बताओ इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर बच्चों, आप कहीं तो आंसर नहीं दे रहे, मन में सोच रखा क्या है, उनका आंसर नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, नहीं दे रहे आंसर। आंसर दोगे तभी तो अच्छा लगेगा। कमेंट में दे दो आंसर, लाइव चैट में नहीं तो। देखो इसका राइट आंसर आएगा सीरोसिस। हमने पढ़ा है, अगर यहाँ सीरोसिस होता ना, यहाँ पक्के सारे लगभग सीरोसिस देते। जो मन में सोच रहे, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, सीरोसिस करते,
लेकिन यहाँ पर सिरोसिस नहीं दे रखा, सिरोसिस को हिंदी में दे दिया, इंग्लिश में सिरोसिस है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें सिरोसिस में लीवर खराब हो जाता है। तो सिरोसिस बीमारी का संबंध किससे है? लीवर से है। और ये किसकी अधिकता से होती है? ये मानव शरीर में अल्कोहल की अधिकता से होती है। थाना जानदार और शानदार क्वेश्चन। देखिए, चैनल को लाइक कीजिए बच्चों, शेयर कीजिए। लाइक तो आप कर चुके होंगे, शेयर भी करना है क्लास को। जितने आप क्लास को शेयर करेंगे उतना अच्छा रहेगा। कम समय में ज़्यादा कंटेंट, ओनली सुपर क्यूज पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, हम एग्जाम लैंग्वेज करा रहे हैं आपको। आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, अधिकांश मछलियां पानी में नहीं डूबती, उसमें उनमें क्या होता है? और ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुत सी मछलियां होती हैं जो पानी वगैरह में बिल्कुल नहीं डूबती, तो उनमें क्या पाया जाता है? एयर सेंसुइज, यानी कि जो वायु कुल्ले होता है। बोएंट स्कैल्स ऑन द बॉडी, यानी कि शरीर में रोम छिद्र होते हैं। स्विम ब्लैडर होता है, या फिर जो स्विमर्स होते हैं, यानी कि उस तैराक होती हैं मछलियां, है ना। बताओ, तैराक ज़्यादा इतनी तैराक रही तो फिर तो शिकारी के आटों में ना आए, मछुआरे की में। बताओ क्या आएगा? शाबाश, बोलिए क्या आएगा? शाबाश, इसका राइट आंसर आएगा सी आएगा। स्विम ब्लैडर होता है उसमें। एक मछली की बात आ रही है, स्टडी ऑफ फिश क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ फिश इक्थियोलॉजी कहलाता है। रजत मीन क्या है? रजत मीन बताओ। जूठी मछली, ये भी क्वेश्चन आता है कि जूठी मछली कौन सी है? रजत मीन, ये कीट होता है बच्चों। तो अधिकांश मछलियां पानी में नहीं डूबती, किसकी उपस्थिति के कारण? उनका तैरता मूत्राशय के कारण। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? मेरे हिसाब से तो भाई क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जबरदस्त क्वेश्चन था। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये स्विमिंग ब्लैडर है। ये देखिए, हो जाता है क्लिक करने में कई बार। देखो, ये मछली का दे रखा है पूरा। इसमें आप तो वो देखो जो अपने एग्जाम वाला था, ये रहा स्विमिंग ब्लैडर। ठीक है, इसी की वजह से ही मछलियाँ, अधिकांश मछलियाँ डूबती नहीं है। और देखो एरोटा वगैरह होते हैं ना मछलियों में, कितने चैम्बर होते हैं बताना, कितने कोष्ठक होते हैं मछलियों में। मनुष्य के हृदय में 4 होते हैं, इसी तरीके से मछलियों में कितने होते हैं? 2 होते हैं। मेंढक में 3, जितने भी होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको। और मछलियों में अपवाद है। अपवाद कौन सा है? अपवाद मतलब उसका जो अपवाद होता है ना, मछलियों में अपवाद है ब्लू व्हेल। व्हेल में 4 होते हैं स्तन। जितने भी मैमल्स होते हैं, जितने भी स्तनधारी होते हैं, उनमें कोष्ठक 4 होते हैं। एवल्स उड़ने वालों में 4 होते हैं। रेप्टाइल्स रेंगने वाले में 3 होते हैं। इनमें अपवाद है मगरमच्छ। मगरमच्छ में 4 होते हैं। मछली में 2 होते हैं। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। 4 होते 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 हैं।
और लगभग आते भी हैं। तो इसका राइट आंसर पता लग गया। इसका राइट आंसर क्या आएगा? गोल स्विम ब्लैडर। ठीक है, हो गया ना। तो ये चैम्बर वगैरह सब में है, जो ये दिल वगैरह ये सब में होता है। आप ये सोचो कि जानवर में नहीं होता दिल, जानवर में भी होता है, वो हम समझ नहीं पाते। ठीक है ना, तो इनमें भी होता है। अब देखा, जानवर सोचते हैं मनुष्य में नहीं होता, इसलिए उनको सेट कर देते हैं, और मनुष्य सोचता है जानवरों में नहीं होता। देखो कितनी विडंबना है, दोनों आपस में कंफ्यूज, और आपस का कंफ्यूज कभी ना मिटे। अब देखो इधर, तो ये हो गया राइट। चलिए नेक्स्ट पे। गांवों की भराई के लिए किस विटामिन का प्रयोग होता है? किसी के घाव हो गई, उसके लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? ए, के, सी, डी। देखिए, अगर ब्लड क्लोटिंग पूछे, रक्त का थक्का पूछे, तो रक्त का थक्का पूछे यानी कि हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, तो हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग के लिए विटामिन क्या आएगा? विटामिन के आएगा बच्चों। लेकिन यहाँ इसने तो के का कोई के वो नहीं पूछा, इसने पूछा है जो घाव होते हैं उसके लिए। ऐसे याद कर लो, किसी के घाव हो गए तो क्या करता है? सी करता है ना, सी। तो क्या निकला? सी निकला। तो सी से क्या होगा? मक्खी वगैरह बैठ जाए जख्म पे, है ना, तो उस पर घाव ज़्यादा फैल जाए, तो वो विटामिन सी होता है इसमें। आता क्वेश्चन बहुत बार आता है घाव भरने के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी आएगा बच्चों। एक और बता दो, विटामिन ए की कमी से जीरोथैलेमिया नामक रोग होता है। रतौंधी आपको याद है, नाइट ब्लाइंडनेस याद है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जीरोथैलेमिया, उसके लिए हम गोल्डन राइस खाते हैं, सुनहरी चावल। तो गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है बच्चों। जीरोथैलेमिया में कॉर्निया में एक लिक्विड पाया जाता है, वो सूख जाता है जिससे स्पष्ट दिखाई नहीं देता, वो भी आँख का रोग होता है, हमारी जो आइज होती हैं उसका रोग होता है बच्चों। तो जीरोथैलेमिया नाम क्या उसका? जीरोथैलेमिया। अमंग द बायोटिक कंपाउंड्स ऑफ द इकोसिस्टम, बताइए पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में से उत्पादक प्रणाली है? समुद्री, रिवर, हरे पौधे या पशु? इजी क्वेश्चन है और आपकी हर बुक में मिलता है ये क्वेश्चन। आप पढ़ रहे कंपटीशन में, आप जब आप 10th में थे, 9th में थे, तब भी ये क्वेश्चन पूछा था इको सिस्टम के बारे में। और देखो इको सिस्टम अब भी चल रहा है, आप टेट की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इको सिस्टम में से एक क्वेश्चन जरूर देता है, वो हम गौर नहीं करते, वो बात अलग है बच्चों। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में से उत्पादक प्रणाली है, प्रोड्यूसर सिस्टम है, समुद्र, नदी, हरे पौधे, पशु। ज़्यादा सोचने का नहीं, हरे पौधे। तो दोस्तों, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। आप अपनी टाइम टेबल बना लीजिए, क्या पढ़ना है, किस समय पढ़ना है, कैसे क्या करना है। आप अपने आप को देखिए, आप अपना टाइम निकालिए, फालतू कामों को छोड़िए। तो समय और शिक्षा दोनों को ही आप साथ लेके चलना है। तो आप इनको देखते रहिए कि आप में किस समय क्या पढ़ना है, तब आप सफल बनोगे, आपके सपने पूरे होंगे।
ओनली सुपर क्यूज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।